हमने आप ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ थी उसमें आपके जो आयरन लॉसेस थे वो पढ़ लिया था। लोहा हानियाँ होती हैं, ये आपके दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि क्या होती है? ये आपका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स है उसको कोड में काटने के कारण होती है। भंवर धारा हानि चुंबकीय फ्लक्स कोड में काटने के कारण, काटने से भंवर धारा हानि है। जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा अगर वो कोड को काटता है तो ये आपके भंवर धारा हानि होती है। इस हानि को, जो भंवर धारा हानि है, भंवर धारा हानि है, इसको कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए भंवर धारा हानि है, इसको कम करने के लिए कम करने के लिए जो फ्लक्स होगा, कम करने के लिए फ्लक्स को निम्न प्रतिष्ठम प्रदान करते हैं। निम्न प्रतिष्ठम प्रदान करते हैं। भंवर धारा हानि चुंबकीय फ्लक्स है, ये जब कोड को काटता है उस समय आपके भंवर धारा हानि है। इस हानि को कम करने के लिए जो फ्लक्स है उसको निम्न प्रतिष्ठम है, ये बात प्रदान किया जाता है। भंवर धारा हानि का जो सूत्र होता है WE बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर BM स्क्वायर F स्क्वायर और T स्क्वायर होता है, ये इसका सूत्र होता है। अब जो लोहा हानि है उसमें दूसरी हानि है आपकी जो दूसरी हानि है वो है हिस्टेसिस लॉसेस, जिसको हम बोलते हैं शिथिलीय हानि। हिस्टेसिस लॉसेस को या शिथिलीय हानियों को हम मंदायन हानि भी कहते हैं। हम मंदायन हानि भी कहते हैं। मंदायन हानि भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हिस्टेसिस लॉसेस या जो शिथिलीय हानि है उसका दूसरा जो नाम होता है ये मंदायन हानि भी होता है। हिस्टेसिस हानि है, ये आपका जो कोड है बार बार चुंबकन या विचुंबकन के कारण होती है। हिस्टेसिस हानि बार बार चुंबकन व विचुंबकन के कारण होती है। हिस्टेसिस हानि है, ये बार बार चुंबकन और विचुंबकन के कारण होती है और ये होती है WH बराबर नीटा BM की पावर 1.6 FV होता है। हिस्टेसिस जो हानि होती है ये होती है आपके WM नीटा BM की पावर 1.6 FV होती है। ये होती है आपके हिस्टेसिस हानियां होती है। आपके जो लोहा हानि है ये हमने पढ़ लिया था, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है भंवर धारा, दूसरी होती है आपके हिस्टेसिस होती है। दूसरे जो लॉसेस हैं वो है आपके कॉपर लॉसेस। हैं। कॉपर लॉसेस होते हैं जो आपके I2R लॉसेस होता है, इसी को हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस बोलते हैं। कॉपर लॉसेस आपके लोड पर निर्भर करते हैं। लोड पर कॉपर लॉसेस होंगे, लोड पर निर्भर करते हैं और आपके
ये लोड पर निर्भर नहीं करते हैं। यदि लोड धारा को n गुना बढ़ाया जाए तो आपके जो कॉपर लॉसेस हैं ये n² गुना होंगे। अगर जो लोड करंट है उसको आप n गुना बढ़ाते हो तो आपके जो कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, n² गुना हो जाएंगे। अगर लोड को आप 2 गुना करते हो, जो लोड धारा है, तो आपके कॉपर लॉसेस 4 गुना हो जाएंगे। लोड को अगर 4 गुना किया जाता है तो कॉपर लॉसेस है ये 16 गुना हो जाता है। अगर लोड को 1/2 किया जाता है तो कॉपर लॉसेस 1/4 गुना हो जाता है। अगर लोड को 1/4 किया जाता है तो कॉपर लॉसेस आपके 1/16 गुना हो जाते हैं। अगर आपके स्तर हानि है, स्तर हानि ये ए स्तर हानि के बराबर है, स्तर हानि के बराबर है, या आपके आयरन लॉसेस है, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर है। स्तर हानि के बराबर है या आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर है, तो इस स्थिति में ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है ये क्या होती है, अधिकतम होती है। ट्रांसफार्मर के अधिकतम दक्षता के केस में, ट्रांसफार्मर के अधिकतम दक्षता के केस में स्तर हानि के बराबर होगी और आयरन लॉसेस है ये कॉपर लॉसेस के बराबर होगा। तब ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता क्या होगी, आपके अधिकतम होती है। फिर है आपके जो ट्रांसफार्मर है उसमें हानियां ज्ञात करने की विधियां, ट्रांसफार्मर में हानियां ज्ञात करने की विधि। ट्रांसफार्मर में जो हानियां ज्ञात करते हैं तो ये हानियां ज्ञात करने की आपके जो विधियां हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका अप्रत्यक्ष, ट्रांसफार्मर में हानियां ज्ञात करने की 2 विधियां होती है। एक तो होती है अप्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है आपके प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को हम कहते हैं बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि को बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। और आपकी जो अप्रत्यक्ष विधि होती है ये आपके 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम ओपन सर्किट परीक्षण, दूसरा होता है आपका शॉर्ट सर्किट परीक्षण। ट्रांसफार्मर की हानियां ज्ञात करने की 2 विधियां, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि को हम बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं और अप्रत्यक्ष विधि को ओपन सर्किट परीक्षण या शॉर्ट सर्किट परीक्षण कहते हैं। अब बात करेंगे ओपन सर्किट परीक्षण। पहली विधि है आपके ओपन सर्किट परीक्षण। ओपन सर्किट परीक्षण जब विधि है ओपन सर्किट टेस्टिंग करते हैं तो
तो ओपन सर्किट टेस्टिंग में जो ट्रांसफार्मर होगा उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन किया जाता है, ओपन करते हैं। ओपन सर्किट टेस्टिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन सर्किट टेस्टिंग में आप आयरन लॉसेस ज्ञात कर सकते हो। तो इस परीक्षण से आयरन लॉसेस ज्ञात करते हैं। ओपन सर्किट टेस्टिंग से कौन से लॉसेस ज्ञात होता है, आयरन लॉसेस ज्ञात होता है। ओपन सर्किट टेस्टिंग में कॉपर लॉसेस होता है, ये आपके नगण्य होता है। तो इसमें कॉपर लॉसेस नगण्य होते हैं। ओपन सर्किट टेस्टिंग में कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, नगण्य होता है। इससे आप आयरन लॉसेस हैं वो ज्ञात करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। अब है आपके शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, दूसरी विधि है शॉर्ट सर्किट परीक्षण। शॉर्ट सर्किट परीक्षण में क्या होता है कि जो लो वोल्टेज लाइन है, लो वोल्टेज लाइन को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट में जो लो वोल्टेज लाइन होती है इसको शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग में कॉपर लॉसेस ज्ञात किए जाते हैं। इसमें कॉपर लॉसेस ज्ञात करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग से कौन से लॉसेस, कॉपर लॉसेस ज्ञात करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग में जो आपके आयरन लॉसेस होते हैं ये नगण्य होते हैं। इसमें आयरन लॉसेस होंगे वो आपके नगण्य होंगे। शॉर्ट सर्किट में आयरन लॉसेस नगण्य होते हैं और कॉपर लॉसेस है ये ज्ञात किया जाता है। फिर है आपका बैक टू बैक टेस्टिंग, परीक्षण। बैक टू बैक परीक्षण को हम क्या कहते हैं, बैक टू बैक परीक्षण को हम संपनर परीक्षण भी कहते हैं। संपनर, बैक टू बैक परीक्षण का जो दूसरा नाम है वो संपनर परीक्षण भी है। आपको एग्जाम के अंदर बैक टू बैक परीक्षण ना देके संपनर परीक्षण देता है तो बैक टू बैक परीक्षण का जो दूसरा नाम होता है ये संपनर परीक्षण ही होता है। बैक टू बैक परीक्षण ये आपके प्रत्यक्ष प्रकार की विधि होती है, प्रत्यक्ष प्रकार की विधि है। बैक टू बैक परीक्षण कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष प्रकार की विधि होती है। बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा हम दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। दक्षता, रेगुलेशन, बैक टू बैक परीक्षण से हम ट्रांसफार्मर की दक्षता, उसका रेगुलेशन और ऊष्मा भी ज्ञात कर सकते हैं। ऊष्मा को ज्ञात करेंगे तो ये लोड रहित स्थिति में ऊष्मा जो ट्रांसफार्मर में वो ज्ञात करेंगे बैक टू बैक परीक्षण में, तो उस वक्त आपका लोड है ये नहीं जुड़ा होता है। ये होता है आपका बैक टू बैक परीक्षण है।
फिर है आपका फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर, फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर है। फेज के आधार पर आपके ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल फेज, एक तो होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, दूसरा होता है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि जो सप्लाई आती है उसमें या तो आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होगा या आपका थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होता है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है ये आपके 230 वोल्ट या 250 वोल्ट की सप्लाई, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 230 या 250 वोल्ट की सप्लाई तक यूज में लेते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होगा 230 या 250 वोल्ट की सप्लाई तक यूज में लेते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का उपयोग कहां पे करते हैं? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का जो उपयोग है ये आपके बूस्टर, बैटरी चार्जिंग, बूस्टर में, बैटरी चार्जिंग में, टीवी रिसीवर, बूस्टर में, बैटरी चार्जिंग, टीवी रिसीवर और इन्वर्टर में करते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है 230 या 250 वोल्ट सप्लाई का होता है। उपयोग बूस्टर, बैटरी चार्जिंग, टीवी रिसीवर और इन्वर्टर में आपके सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। अब है आपका थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का संयोजन, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के जो संयोजन होते हैं, पहला है आपका डेल्टा स्टार स्टार संयोजन है। पहला है आपका स्टार स्टार संयोजन। इसमें आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग भी स्टार में संयोजित होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी ये आपके स्टार में संयोजित होती है। स्टार स्टार संयोजन का जो उपयोग है ये आपके उच्च विभव व उच्च शक्ति के लिए, उच्च विभव और उच्च शक्ति के लिए करते हैं। स्टार स्टार संयोजन का उपयोग कहां पे करते हैं? उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति के लिए करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग भी आपके स्टार में जुड़ी होगी और सेकेंडरी भी किस में होगी? स्टार में जुड़ी होती है। फिर है आपका दूसरा जो संयोजन है वो है स्टार डेल्टा संयोजन है। स्टार डेल्टा संयोजन, स्टार डेल्टा जो संयोजन है इसका जो उपयोग कहां पे करता है? इसका उपयोग है ये स्टेप स्टार डेल्टा संयोजन का उपयोग, स्टार डेल्टा संयोजन का उपयोग है ये आपके स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। स्टार डेल्टा संयोजन का उपयोग है ये स्टेप अप प्रकार का जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें किया जाता है। फिर है आपका जो तीसरा संयोजन है वो है तीसरा डेल्टा स्टार संयोजन। डेल्टा स्टार संयोजन का जो उपयोग है, डेल्टा स्टार संयोजन का उपयोग है ये आपके स्टेप डाउन प्रकार के, स्टेप डाउन
स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं, स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार संयोजन का उपयोग कहां पे करते हैं? स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं। फिर है आपका चौथा जो संयोजन है वो है डेल्टा डेल्टा संयोजन, डेल्टा डेल्टा संयोजन। डेल्टा डेल्टा संयोजन का जो उपयोग है, डेल्टा 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 संयोजन का उपयोग है, ये आपके निम्न विभव डेल्टा डेल्टा संयोजन का उपयोग कहां पे करेंगे? निम्न विभव व उच्च शक्ति, निम्न विभव और उच्च शक्ति के कार्यों में करते हैं। डेल्टा डेल्टा संयोजन का उपयोग है निम्न विभव और उच्च शक्ति के कार्यों में करते हैं। फिर है आगे वाला जो संयोजन है वो है आपका स्टार इंटरस्टार, स्टार इंटरस्टार, स्टार इंटरस्टार तथा डेल्टा इंटरस्टार। आगे वाला जो संयोजन है आपका यह है स्टार इंटरस्टार या डेल्टा इंटरस्टार संयोजन है। तो आप इसमें लिखो इस संयोजन का उपयोग है, यह सदैव सेकेंडरी वाइंडिंग की ओर किया जाता है और इस संयोजन में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है और स्टार इंटरस्टार संयोजन का उपयोग है ये पथरीले और रेतीले या पर्वतीय जहां पे अर्थिंग करना मुश्किल होता है वहां पे स्टार और इंटरस्टार संयोजन का उपयोग करते हैं। फिर आगे वाला आपका जो संयोजन है वो है वीवी संयोजन। वीवी संयोजन का जो उपयोग है इसमें लिखो वीवी संयोजन में आपके दो वाइंडिंग होती है, वीवी संयोजन में दो वाइंडिंग होती है। वीवी दूसरा पॉइंट लिखो वीवी संयोजन में जो दोनों वाइंडिंग में चक्रों की संख्या, वीवी संयोजन में दोनों वाइंडिंग में चक्रों की संख्या डेल्टा डेल्टा संयोजन की तुलना में 68.8% रखी जाती है। वीवी संयोजन में दोनों वाइंडिंग में चक्रों की संख्या डेल्टा डेल्टा संयोजन की तुलना में 68.8% रखी जाती है। वीवी संयोजन का जो उपयोग है ये आपके निम्न विभव व निम्न शक्ति के कार्यों में करते हैं। वीवी संयोजन का उपयोग है निम्न विभव और निम्न शक्ति के कार्यों में करते हैं। आपके आगे वाला जो संयोजन है वो है टर्शियरी संयोजन, टर्शियरी संयोजन। टर्शियरी संयोजन क्या होता है? इसमें आपके दो स्टार जुड़े होते हैं, दो स्टार और दो स्टार के बीच में एक डेल्टा संयोजन किया जाता है। दो स्टार के बीच में एक डेल्टा संयोजित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? हम टर्शियरी संयोजन कहते हैं। दो स्टार के बीच में एक डेल्टा,
टर्शियरी संयोजन क्या होता है कि दो स्टार स्टार संयोजन के बीच में एक डेल्टा संयोजन किया जाता है, इसी को टर्शियरी संयोजन कहते हैं। क्योंकि आपका जो स्टार स्टार संयोजन होता है इसमें आपका जो न्यूट्रल होगा ये स्थिर नहीं होता है, ये इधर उधर खिसकता रहता है, और उसको स्थिर करने के लिए क्या करते हैं, इसके बीच में डेल्टा लगाया जाता है। इसमें लिखो कि दो स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल स्थिर नहीं रहता है, और इसको स्थिर बनाने के लिए इसके बीच में एक डेल्टा संयोजन किया जाता है, और इसी को हम टर्शियरी संयोजन कहते हैं। फिर है आपका टीटी संयोजन। टीटी संयोजन, टीटी संयोजन में क्या होता है, टीटी संयोजन में थ्री फेज को आपका जो टीटी संयोजन है इसमें थ्री फेज को टू फेज में बदला जाता है, टू फेज में बदलते हैं। टीटी संयोजन में जो थ्री फेज होगा इसको टू फेज में बदलते हैं, और टू फेज का जो उपयोग है, टू फेज का उपयोग टू फेज का उपयोग कहां पे करते हैं, टू फेज का उपयोग है ये ऊष्मीय कार्यों में करते हैं, या आपके जो ऊष्मीय भट्टियां होती हैं वहां पे आपके टू संयोजन का उपयोग है वो किया जाता है। इसमें आगे वाला पॉइंट लिखो, इसमें दो अलग अलग फेज होने के कारण दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, जिसमें एक मुख्य ट्रांसफार्मर तथा दूसरा टीचर ट्रांसफार्मर होता है। फिर है आपके पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर में आपकी जो सप्लाई होगी इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर इसमें स्टेप अप तथा स्टेप डाउन इसमें आपके स्टेप अप तथा स्टेप डाउन प्रकार के जो ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में स्टेप अप या स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये आपके 20 MVA तक के होते हैं। 20 MVA, या तो ये 20 MVA तक होंगे या आपके 20 MVA से ऊपर भी हो सकते हैं। फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो वितरण ट्रांसफार्मर है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये आपके स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैसा होगा, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये आपके 500 MVA से 20 KVA तक का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितना होगा, ये आपके 500 KVA से 20 MVA तक का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये कितना 500 KVA से आपका 20 MVA तक है,
ये होता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के जो भाग हैं उसकी बात करेंगे। ट्रांसफार्मर के भाग, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से भाग होते हैं? ट्रांसफार्मर में पहले आता है आपका मुख्य टैंक। पहले आता है आपका, पहला है मुख्य टैंक। मुख्य टैंक है। मुख्य टैंक क्या होता है? जो आपका ट्रांसफार्मर होगा उसमें जो बड़ा भाग होता है उसे हम मुख्य टैंक कहते हैं। मुख्य टैंक में ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग मुख्य टैंक में ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को स्थापित की जाती है। आपका जो मुख्य टैंक होगा इसमें ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग है ये स्थापित की जाती है। मुख्य टैंक है ट्रांसफार्मर का, तो इसमें क्या भरता है? ऑयल। तो इसमें ऑयल भरा रहता है, इसमें ऑयल भरा होता है। मुख्य टैंक में आपका जो ट्रांसफार्मर है उसमें ट्रांसफार्मर के टैंक होता है, इसमें क्या भरा रहता है? ऑयल भरा रहता है। और इस ऑयल में क्या होता है? वाइंडिंग। इस ऑयल में ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग डूबी रहती है। ऑयल में दोनों वाइंडिंग डूबी रहती है। ट्रांसफार्मर का ऑयल होगा उसमें क्या करता है? दोनों वाइंडिंग है ये डूबी रहती है। अब मुख्य टैंक में जो ऑयल होता है इस ऑयल को किससे मापा जाता है? ऑयल को ऑयल गेज से। ऑयल होता है इसको ऑयल गेज से मापते हैं, या ट्रांसफार्मर का जो तेल है उससे किससे मापते हैं? ऑयल गेज से मापा जाता है। फिर है आपका दूसरा भाग है ट्रांसफार्मर का, वो है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? ये आपके एक ड्रम की तरह होता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक ये है ड्रम की तरह, ड्रम के आकार का होता है। कंजर्वेटर टैंक होता है ये आपका ड्रम के आकार का होता है। कंजर्वेटर टैंक को हम कभी भी पूरा नहीं भरते हैं, इसको कभी भी पूरा नहीं भरा जाता है। कंजर्वेटर टैंक है ये कभी भी आपका पूरा नहीं भरा जाता है। जब आपके ट्रांसफार्मर के जो मुख्य टैंक में आपका जो तेल है उसका आयतन बढ़ता है तो वो वाला तेल आपके कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। जब मुख्य टैंक में तेल का आयतन, मुख्य टैंक में तेल का आयतन बढ़ने पर वह कंजर्वेटर टैंक में आता है। जब ट्रांसफार्मर का मुख्य जो टैंक होता है तो इसमें क्या होता है कि जब तेल गर्म होता है तो तेल का आयतन बढ़ जाता है, और तेल का आयतन बढ़ेगा तो वो आपका तेल है वो कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। जब आपको
इसमें मुख्य टैंक में तेल की वापस जरूरत होती है तो कंजर्वेटर क्या करेगा, उसको तेल देने का काम करता है। आज इस क्लास में इतना ही करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और आगे वाले जो ट्रांसफार्मर के पार्ट हैं ये आपको आगे वाले लेक्चर में करवाएंगे।